भारत का एक मजबूर गरीब अपॉर्चुनिटीज की कमी के कारण अपना घर बार छोड़कर अपने परिवार का पेट पालने के लिए एक दूसरे देश जाता है काम करने, और वहां उसका होता है शोषण, वहां किया जाता है उसका एक्सप्लॉइटेशन। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे इंडियन वर्कर्स की जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में आपको काम करते हुए दिखते हैं। मैं बात कर रहा हूं जो वर्कर सऊदी अरेबिया में, कतर में, कुवैत में, ओमान जैसी कंट्रीज में फंक्शन करते हुए दिखते हैं, वर्क करते हुए दिखते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम यह डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लॉइटेशन रैकेट जो चल रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर, जहां भारतीयों के पासपोर्ट छीने जा रहे हैं, उनको जॉब चेंज करने से पहले परमिशन लेनी पड़ रही है एम्प्लॉयर की, इस पर अब तक काम क्यों नहीं किया गया, और अगर किया गया तो उसका रिजल्ट हमें अभी तक देखने को क्यों नहीं मिल रहा, क्यों ह्यूमन डिग्निटी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और भारत सरकार इस चीज को लेकर क्या कर रही है। आपके लिए खुशखबरी है, दिवाली आने वाली है और दिवाली के पावन अवसर पर चहल एकेडमी आपके लिए लेकर आ रही है डिस्काउंटेड कोर्स। आपको ऑनलाइन बैचेस डिस्काउंटेड प्राइस पे मात्र 49,999 रुपीज में अवेलेबल है, और जबकि रिकॉर्डेड बैचेस आपको केवल 19,999 में अवेलेबल है, जिसमें यूपीएससी सिलेबस को थॉरोली कवर किया गया है। आपको मात्र एक कोड यूज करना है, जो कोड है दिवाली, जिससे आप हमें अपने सपने के साथ जोड़ सकें और अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में बैठकर अपने सिविल सर्विसेज के सपने को पूरा कर सकें। कॉज योर सक्सेस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि कैसे हमारा माइग्रेशन जो है, जब हम आजाद हुए थे तो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स हमारे जो हैं वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जाते हुए नहीं दिखते थे। वो जाते थे यूके, वो जाते थे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन 1973 के अंदर आपको सडनली ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखे। 1970s में आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन और तेज होता हुआ दिखा, जिससे गल्फ इकोनॉमीज ने एकदम से राइज करना शुरू किया। और जब उन्होंने राइज करना शुरू किया तो एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की रेस में शामिल हो गई सारी कंट्रीज, जिसकी वजह से आपको इंडियन वर्कर्स का गल्फ की तरफ एक मेजर फ्लो देखने को मिलता है, एक मेजर माइग्रेशन देखने को मिलता है। उसका मेजर रीजन माना जाता है सर्ज इन ऑयल प्राइसेस इन 1973। ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम इजराइल और गल्फ की वॉर चल रही थी, और गल्फ ने वेस्टर्न कंट्रीज को, G7 कंट्रीज, जिसकी वजह से G7 भी बनता हुआ दिखेगा हमें इसी टाइम पर, को तेल बेचने से मना कर दिया था और ऑयल प्राइस सडनली राइज कर गए थे। इस टाइम पे आपको इंडियन कम्युनिटी का गल्फ की तरफ माइग्रेशन और तेजी से बढ़ा और बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, जिसका एविडेंस हमें मिलता है 1970 से 75 के बीच में। अगर इन 5 सालों को देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान से जो गल्फ कंट्रीज की तरफ माइग्रेशन हो रहा था, उसमें 200% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 200% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मतलब 1970 से पहले जितने लोग जाते थे उससे 200% ज्यादा लोग आपको गल्फ कंट्रीज की तरफ मूव करते हुए दिखे फ्रॉम 1970 टू 1975। 1990s की जब गल्फ वॉर आई, जब इराक ने कुवैत पर अटैक किया, तो कुछ कंट्रीज ने इराकी इन्वेजन को सपोर्ट किया। उन्होंने कुवैत पर हुए हमले को नकारा नहीं, डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि इराक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल पैलेस्टीन, से खफा होकर, से गुस्सा होकर मेजॉरिटी ऑफ द गल्फ कंट्रीज ने इनके वर्कर्स को अपने देशों से बाहर निकाल दिया। माना जाता है कि कुवैत के इन्वेजन के बाद जब कुवैत लिबरेट हुआ वापस, तो लगभग 4.5 लाख पैलेस्टीनियंस को गल्फ कंट्रीज ने, अरब कंट्रीज ने अपने देश से बाहर निकालकर फेंक दिया था। अब जब ये बाहर निकालकर फेंका है तो वहां एक अपॉर्चुनिटी वॉइड क्रिएट हुआ, वहां एक वर्कर्स की डिमांड का वॉइड क्रिएट हुआ, जिसको फुलफिल करने के लिए हमारे इंडियन वर्कर्स सामने आते हुए दिखे, और उन्होंने रिप्लेस किया उन वर्कर्स को जो वहां से एक्सपेल या फिर निकाले गए थे। आगे बढ़ते हैं। यह हमारी कहानी थी कि किस तरीके से आपको इंडियंस का माइग्रेशन होता हुआ दिख रहा है टुवर्ड्स द गल्फ। अगर देखा जाए आज की डेट में कितने इंडियन वर्कर्स कहां काम कर रहे हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएई की 30% पॉपुलेशन आपको भारतीय देखने को मिलती है। यूएई की टोटल पॉपुलेशन है 93 लाख, जिसमें से 28,04,000 आपको इंडियंस देखने को मिल रहे हैं। साथ के साथ 30 लाख के लगभग इंडियंस आपको सऊदी अरेबिया में देखने को मिल रहे हैं, और लगभग 10% की पॉपुलेशन, 9.3% की पॉपुलेशन इंडियन कंस्टिट्यूट करते हैं। कतार की 23 पॉइंट, लगभग 1/4, 25% जनता आपको कतार के अंदर इंडियन देखने को मिलती है, जिसका नंबर है लगभग 6 लाख। ओमान के अंदर लगभग 8 लाख इंडियंस देखने को मिल रहे हैं और 18% पॉपुलेशन इंडियंस की है। सेम गोज विद कुवैत। कुवैत में लगभग 10 लाख 9,23,000 इंडियंस आपको देखने को मिलते हैं, और लगभग 23% जनता कुवैत की आपको भारतीय देखने को मिलती है। बहराइन में 3,16,000,
लगभग 22% जनता जो आपको देखने को मिल रही है बहरीन में, वो इंडियन देखने को मिल रही है। ये चौंकाने वाली बात यह है कि लगभग एक तिहाई, एक चौथाई, लगभग 20 से 25% ऑन एन एवरेज आपको इंडियन पॉपुलेशन देखने को मिल जा रही है अरब कंट्रीज के अंदर। और जब इतनी बड़ी जनता है और उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अब तक इस चीज के बारे में सही क्यों नहीं किया गया? आप गल्फ के साथ बेटर रिलेशंस की बात करते हैं, लेकिन इंडियन वर्कर्स का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो इंडियन वर्कर्स का वेलफेयर है, उसके बारे में भी सोचने की बहुत जरूरत है और जल्दी जरूरत है। अगर डिवीजन देखा जाए कि गल्फ कंट्रीज में किस टाइप के इंडियन वर्कर्स आपको फंक्शन करते हुए दिखेंगे, तो आपको समझ देखने को मिलेगा कि लगभग 30% जो जनता है, 30% वो हाईली स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स हैं। मतलब आपको 30% हाईली स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स देखने को मिल जाते हैं जो गल्फ कंट्री के अंदर वहां फंक्शन कर रहे हैं इंडियंस। टोटल मैंने माना 100 लोग गए हैं अगर भारत से गल्फ कंट्रीज, तो उसमें से 3 स्किल्ड और हाईली स्किल्ड लेबर्स हैं। बाकी बचे हुए 70%, बाकी बचे हुए 70% लोग आपको सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बार्बर का काम, मजदूरी का काम, दिहाड़ी का काम, सफाई का काम, ये सब काम करते हुए आपको इंडियन लेबर्स 70% इंडियन वर्कफोर्स इन्हीं चीज में सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्क में आपको इन्वॉल्व होती हुई दिखती है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए कि एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे आखिर हो क्या रहा है, तो हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें हमें देखने को मिलता है कि एक 3 इंसान है, नईम, हसीना बेगम एंड इवेंचुअली समीरा। इन तीनों की कहानी हमें यह बताती है कि किस तरीके से वो एक्सप्लॉइटेशन फेस करते हैं और किस तरीके से इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स को एक अवहेलना झेलनी पड़ती है, शोषण झेलना पड़ता है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर। माना जाता है कि एक सीवियर एक्सप्लॉइटेशन और अब्यूज को झेलते हैं। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के शोषण झेलने पड़ते हैं, उन्हें अब्यूज झेलना पड़ता है, जिसमें फिजिकल हार्म और सेक्सुअल असॉल्ट भी शामिल है। सेक्सुअल अब्यूज और फिजिकल असॉल्ट भी इंडियन वर्कर्स को गल्फ कंट्रीज में देखने को झेलना पड़ रहा है। इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की हार्श रियलिटी हमें यह शोकेस करती है कि वो कर्जे में डूबे रहते हैं, लीगल सपोर्ट उनके पास होता नहीं है और उन्हें कंटिन्यूअसली फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया जाता है। समय आ चुका है कि हमें अर्जेंट रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आए तो आप भारतीय वर्कर्स का, इंडियन डायस्पोरा का, इंडियन सिटीजन्स का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। और वो उनका हक है, एक एब्सोल्यूट राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ जीने का उनका हक है। उनकी ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट मिले, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को रेस्पेक्ट मिले, उनकी अपनी आन को रेस्पेक्ट मिले। तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी है कि किसी को भी छोटे बड़े की तरह, जो हमें इंडियंस को पुअरली ट्रीट किया जा रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, पाकिस्तानीज को, बांग्लादेशीज को, श्रीलंकन्स को जो पुअरली ट्रीट किया जा रहा है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज के वर्कर्स को, उसे कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। और इंडिया की जो बढ़ती ग्लोबल से है, जो इंडिया में एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा है, तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि ना जस्ट इंडियंस के बारे में, बल्कि जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं जिनके वर्कर्स के साथ बुरा किया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सबका है, नो मैटर विच कंट्री यू बिलोंग टू, तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उनका देखने को नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं। हमें देखने को मिलता है, रीजन समझने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन आपको होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला, अनरजिस्टर्ड एजेंट्स। कुछ ऐसे एजेंट्स एग्जिस्ट करते हैं जो लोगों को पागल बनाते हैं, चूना लगाते हैं, किस तरीके से कि उन्हें गल्फ भेजने का सपना दिखाते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। तो ये जो अनरजिस्टर्ड एजेंट्स हैं, ये एडवांटेज लेते हैं वल्नरेबल माइग्रेंट वर्कर्स का। आपको पता है, मैंने बोला 70% सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है, तो आपको पता है एजुकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, वल्नरेबल है, एक्सप्लॉइटेशन की वल्नरेबिलिटी है उनके पास। और ये अनरजिस्टर्ड जो नीच लोग हैं, ये उनका फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और उन्हें मरने के लिए माइग्रेंट वर्कर बना के गल्फ कंट्रीज भेज देते हैं। बहुत सारे ऐसे, दूसरी दिक्कत यह है कि जो हमारे पास रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं वो इतने सारे हैं कि उनके ऊपर एक सर्वेलेंस रखना है, उनको ओवरसाइट रखना कि वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है। लगभग 1200 ऐसे रजिस्टर्ड रिक्रूटिंग एजेंट हैं जो भारत से वर्कर्स को उठाकर मिडिल ईस्ट भेजते हैं। एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसकी वजह से भारतीयों को वहां एक्सप्लॉइटेशन भी झेलने को मिल रहा है या देखने को मिल रहा है। अपना मेजोरिटी ऑफ द काम, जो मेन एजेंट्स होते हैं, ये अपना काम सब एजेंट्स को डेलीगेट कर देते हैं, सौंप देते हैं, और सब एजेंट्स के पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है इन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने की। फॉल्स प्रॉमिस किए जाते हैं माइग्रेंट वर्कर्स को। अब मेजोरिटी ऑफ द टाइम सपने दिखाए जाते हैं अच्छी नौकरियों के, लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो ऐसी कोई नौकरी एग्जिस्ट करती ही नहीं है और वापस आना उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब आपको फंसा दिया जा रहा है कि वहां जाके आप शोषित हो,
आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। सोचो उन इंडियन वर्कर्स की हालत जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए किसी दूसरे देश में बैठे हैं और कंटिन्यूअसली शोषण झेल रहे हैं और हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे समय पर भारतीय सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए इन चीजों के लिए, जिससे इन चीजों को बंद किया जा सके, रोका जा सके। रिक्रूटमेंट इश्यूज आपको देखने को मिल रहे हैं, करप्शन और एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिल रहा है। ये जो रजिस्टर्ड एजेंट्स आपको रिक्रूटमेंट देखने को, इसमें भी पैसा खाते हैं। वो लोगों से पैसा लेते हैं उन्हें सऊदी यूएई भेजने के लिए, लेकिन वहां जाके काम क्या करवाते हैं उनसे? सफाई का काम, टॉयलेट साफ करवा रहे हैं इंडियन से, पाकिस्तानी से, बांग्लादेशी से, श्रीलंकन से। तो आपको देखने को मिल रहा है कैसे आपको बहुत ही मतलब बेसिकली सपना आपको दिखाएंगे किसी डेस्क जॉब का, वहां जाके आपके हाथ में पोछा दे देंगे कि काम कर लो। तो ये एक्सप्लॉइटेशन, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर वॉलंटरी होती है चीज, अगर इंसान मर्जी से जा रहा होता तो शायद वो इस चीज को झेल भी लेता, लेकिन जब धोखा हुआ उसके साथ और वो कुछ कर भी नहीं सकता, तो उसकी डिग्निटी को छल्ली छल्ली कर दिया गया है, उसकी डिग्निटी को पूरी तरीके से नीचे उतार के फेंक दिया गया है। फाइनेंशियल बर्डन्स ऑन वर्कर्स, माना जाता है कि वर्कर्स को वहां जाकर काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन्स झेलने को मिलते हैं, क्योंकि वो यहां पैसा देकर जाते हैं इस उम्मीद से कि वहां जाकर पैसा कमा लेंगे और परिवार की हेल्प कर देंगे। तो परिवार को भी डेट में डाल के जाते हैं और खुद भी ऋण में होके जाते हैं, डेट कर्जे में होके जाते हैं, और वहां जाके एक मेजर डेट में आ जाते हैं। स्लेवरी की तरह उन्हें फंक्शन करना पड़ता है, स्लेव की तरह फंक्शन करना पड़ता है। इंडेंट, जिसे हम बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर क्या होता है आपको पता है? 1800 में स्लेवरी खत्म हो गई थी, 1833 में आपने यूके में स्लेवरी खत्म होती देखी, 1863 में आपने यूएस में स्लेवरी खत्म होती देखी। अब फिरंगों के पास, गोरों के पास ये तो पता चल गया कि स्लेव की तरह तो यूज नहीं कर सकते, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया? वो लोन प्रोवाइड करते थे, और जो भी इंसान लोन वापस नहीं दे पाता था, उसे वो लेके जाते थे प्लांटेशन वर्कर की तरह कि भाई जब तक तेरा लोन पूरा नहीं हो पा रहा तब तक तू मेरे लिए फ्री में काम करेगा। ये भी फोर्स लेबर ही था, इसे भी स्लेवरी ही कहते हैं, लेकिन इसे उन्होंने नाम दिया था इंडेंचर्ड लेबर। और ऐसा ही कुछ हमारे इंडियन वर्कर्स के साथ आज की डेट में होता हुआ दिख रहा है आपको मिडिल ईस्ट के अंदर। कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो बैरियर है, जो डॉक्यूमेंटेशन नॉर्म्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन की वजह से इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, वो क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो लोग सऊदी जा रहे हैं या मिडिल ईस्टर्न, बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जा रहे हैं, जब उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो एकदम लास्ट मिनट पे प्रोवाइड किए जाते हैं, बिल्कुल फ्लाइट से जस्ट पहले, बोर्डिंग से जस्ट पहले। इससे वो ठीक से जो उनके एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हैं, जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, जो जाके उन्हें काम करना है, जो कंडीशंस अप्लाइड हैं, उन्हें ठीक से रिव्यू नहीं कर पाते, और उनके पास मौका ही नहीं बचता कि मैं मना कर सकूं, नहीं भाई ऐसा काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरी चीज, कफाला सिस्टम के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स क्या करते हैं, वर्कर्स का वीजा भी अपने पास रख लेते हैं और पासपोर्ट भी अपने पास रख लेते हैं, तो ना वो कहीं जा सकता, ना वो कहीं आ सकता, ना वो कुछ कर सकता। तो आपने बना लिया है उसे बंधुआ मजदूर, आपने उसका वीजा रख लिया, आपने उसका पासपोर्ट रख लिया, और उसके बाद वो एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस में उनसे काम करवाते हैं। ये दूसरा बहुत बड़ा इशू है। एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, वर्कर्स जनरली अपना एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा धोखा झेलने को मिलता है, उन्हें काफी ज्यादा डिसेप्शन और एक्सप्लॉइटेशन झेलने को मिलता है। जब वो इस एक्सप्लॉइटेशन में फंसे हुए हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, उनके पास, वर्कर्स के पास ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं है कि किस तरीके से इस शोषण से बाहर निकला जाए, किस तरीके से इस एब्यूजिव सिचुएशन से बाहर निकला जाए जिसमें उन्हें फंसाया जा चुका है, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स को कन्फिस्केट कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है बाय द एम्प्लॉयर। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेशंस होते हैं जिसकी वजह से मतलब आप गलत डॉक्यूमेंट्स लोगों को भेज दे रहे हो, फ्लाउटेड डॉक्यूमेंट, जो फ्लाउटिंग द डॉक्यूमेंट रूल्स लिखा है यहाँ, कि आपने क्या किया, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उस बंदे के या बंदी के, वो क्या करे हैं, वो गलत लगाए हैं। अब जब वो वहां पहुंचता है, गलत डॉक्यूमेंट से पहुंचता है, अब वो बेचारा वैसे ही फंस चुका। अब इस मजबूरी का फायदा उठा के उसे और क्या किया जाएगा, और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाएगा। तो अब तक मैं बोल रहा था एजेंट्स रेस्पॉन्सिबल है, उन एजेंट्स का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन जो चल रहा है, उनके वीजा और पासपोर्ट जो जब्त कर लिए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू है। आगे बढ़ते हैं, अब ये कफाला सिस्टम समझने की कोशिश करते हैं। ये कफाला सिस्टम क्या है, इसे हम बोलते हैं मॉडर्न स्लेवरी। आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, कफाला सिस्टम को बोला कि ये भाई बंधुआ मजदूरी है प्रेजेंट टाइम की। जो पुराने समय में हम बोलते हैं ना ब्लैक लाइव्स मैटर और स्लेवरी चलती थी, ये होता था, वो होता था, आज भी खत्म नहीं हुई है, बस तरीका बदल चुका है। आज की डेट में हम उसे बोलते हैं कफाला सिस्टम। अब ये कफाला सिस्टम में होता क्या है, कफाला सिस्टम के अंदर जो कोई भी वर्कर होगा उसका स्टेटस उसके एम्प्लॉयर के साथ बंध जाएगा। मतलब वो बंध चुका है किसके साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ। अब जब वो एम्प्लॉयर के साथ बंध चुका है तो जितने भी काम उसे करने हैं, उसे कोई नौकरी छोड़नी है, उसे नौकरी बदलनी है, उसका मन है काम करने का, वो उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो जॉब चेंज कर सकता है, एम्प्लॉयर चाहेगा तो वो नौकरी छोड़ सकता है, अगर एम्प्लॉयर नहीं चाहता तो वो वही काम करेगा, चाहे उसका मन करे चाहे उसका मन ना करे।
इससे आपको देखने को मिलता है कि जो वर्कर्स की फ्रीडम है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ना वो कहीं जा सकते, ना वो कोई और एम्प्लॉयमेंट ले सकते जब तक उसे उसका एम्प्लॉयर जो है वो उसे बेसिकली परमिशन ना दे दे। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दिस इज मॉडर्न स्लेवरी। आप बोलते हो इक्वालिटी आ चुकी है, ह्यूमन राइट्स आ चुकी है, ह्यूमन डिग्निटी आ चुके हैं, कहां है ह्यूमन राइट्स? कौन देख रहा है इनकी ह्यूमन राइट्स? कोई भी इनके ऊपर फोकस करता हुआ नहीं दिखता है। आज की डेट में भी जब हम आपको ग्लोबल प्लेयर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जी गल्फ कंट्री के साथ हमने सबसे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं हमारी हिस्ट्री में अब तक, तो क्यों नहीं ठीक हो पा रही है प्रॉब्लम्स? ऑफ कोर्स इनिशिएशन हुए हैं, लेकिन जो हुआ है वो अभी तक मतलब उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं बोला जा सकता। आपको और बेहतर करने की जरूरत है इन सब की ह्यूमन डिग्निटी को मेक श्योर करने के लिए, इन सब के ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को रोकने के लिए। ये जो करंट एप्लीकेशन है गल्फ के अंदर, कफाला सिस्टम की अगर हम बात करें 1950s में स्टार्ट हुआ था, और आज भी जो लेबर रिलेशंस हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर, जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जिसमें आपको सऊदी देखने को मिल जा रहा है, कुवैत देखने को मिल जा रहा है, ओमान देखने को मिल जा रहा है, इवेंचुअली साथ के साथ आपको यूएई देखने को मिल जा रहा है। इन सारी कंट्रीज में जो आपको लेबर रिलेशंस मैनेज होते हुए दिखते हैं वो इस कफाला सिस्टम से, इस एक्सप्लॉयटेटिव कफाला सिस्टम के थ्रू ही होते हुए दिखते हैं। इसे मॉडर्न स्लेवरी बताया गया है आईएलओ ने, जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था। और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आईएलओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली गुहार लगा रही हैं गल्फ कंट्रीज से कि इस सिस्टम को खत्म किया जाए, वर्कर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, लेबर्स को एक टूल की तरह ना इस्तेमाल करो। जैसे इमैनुअल कांट का एक कंसेप्ट है कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, जिसमें हम बोलते हैं ह्यूमन शुड नेवर बी यूज्ड एज अ मींस, दे आर द एंड इन देमसेल्व्स। तो जब वो खुद में ही एंड है तो आप उन्हें एक टूल की तरह, एक मींस की तरह इस्तेमाल करोगे, उनकी ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल नहीं रखोगे। तो कैसा वर्ल्ड ऑर्डर है, कैसा लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें आप ह्यूमन राइट्स की बातें तो करते हो, लेकिन जब हमारे जैसे लोगों के साथ, हमारे इंडियन वर्कर्स के साथ कुछ गलत होता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को सांप क्यों सूंघ जाता है? उन्हें कश्मीर में दिख रहा है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, उन्हें सऊदी में, यूएई में ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं दिख रहे, वर्कर राइट्स के वायलेशन नहीं दिख रहे। आगे बढ़ते हैं। खैर, अगर रिड्रेसल मैकेनिज्म देखा जाए, देखो यार उनके पास हेल्प एवेन्यूज तो अवेलेबल हैं। आपको देखने को मिलता है कि इंडियन मिशंस, इंडियन एम्बेसीज, इंडियन कॉन्सुलेट्स आपको मिडिल ईस्ट में फंक्शन करते हुए दिख जाते हैं, लोकल पुलिस भी है वहां, लेबर डिपार्टमेंट्स भी है वहां, ये सब है, अवेलेबल है, बिल्कुल सही बात। लेकिन क्या इनका फायदा मिल पा रहा है? ये जो सारी चीजें अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस में ये किसी भी तरीके से वर्कर की हेल्प नहीं कर पा रही हैं और वो वल्नरेबल ही हैं, वो शोषित हो रहे हैं। इनइफेक्टिव मैकेनिज्म इसका मेजर रीजन है। जब रिड्रेसल मैकेनिज्म देखा गया तो पता चला उसमें इतने सारे गैप्स हैं जिसकी वजह से इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया ही नहीं जा पा रहा और कंटिन्यूस उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मेजॉरिटी ऑफ जो अथॉरिटीज हैं जिनकी मैंने बात करी, वो कहीं ना कहीं एपैथेटिक हैं, उनके कान पे जू नहीं रेंगती जब उन्हें पता चलता है किसी वर्कर के साथ गलत हुआ है। एपैथी का मतलब होता है फर्क ना पड़ना, डज नॉट मैटर, वो चाहे मरे चाहे वो जिए। तो जो अथॉरिटीज का एक एपैथेटिक एटीट्यूड है टुवर्ड्स द इंडियन लेबरर्स, वो भी एक मेजर रीजन है कि आपके पास मैकेनिज्म तो है लेकिन उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अभी भी आपको ऑनगोइंग एक्सप्लॉयटेशन चलता हुआ दिख जाएगा माइग्रेंट वर्कर्स का, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा था, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, ह्यूमन राइट्स की दुहाइयां दी जाती हैं, लेकिन जब एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो वो सेलेक्टिव और कन्वीनियंट बेसिस पे की जा रही है। भारतीय सरकार ने अब एक इंडियन डायस्पोरा को लेकर एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है। हमारी जो इंडियन डायस्पोरा पॉलिसी हुआ करती थी एक टाइम पे पहले, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू, दैट वाज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स और द इंडियन वर्कर्स वर्किंग अब्रॉड। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये इंडियन डायस्पोरा को भारत का राजदूत की तरह देखती है, उस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने में हेल्प करने की तरह देखती है। एफर्ट्स लिए गए हैं लेकिन अभी तक कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा है। 2004 में अगर एक और डेवलपमेंट देखा जाए तो स्पेशली माइग्रेंट वर्कर्स को लेके 2004 में एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई थी अंडर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के अंदर, जिसे बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। 2004 में स्पेसिफिकली इंडियन डायस्पोरा के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई गई जिसे क्या बोला गया, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स। 2016 में इसे मर्ज कर दिया गया एमईए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, और बोला गया कि जो काम मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज अफेयर कर रही थी, ओवरसीज इंडियन अफेयर्स कर रही थी, वो सारा काम अब एमईए संभालेगी। तो आज की डेट में इंडियन वर्कर्स का, इंडियन डायस्पोरा का ख्याल रखना, उनके बेटरमेंट के बारे में सोचना, ये सारा एमईए के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर आता है। आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए पिछले कुछ साल में, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सुषमा स्वराज जी, क्या क्या डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले हैं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है 2014 में सुषमा स्वराज जी ने पहला इंडियन डायस्पोरा एंगेजमेंट जो मीटिंग हुई थी बहरीन के अंदर, उसे अटेंड किया। उसके अंदर बोला गया किस तरीके से ओवरसीज इंडियंस का ख्याल रखा जा सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, 2014 में पहली इंडियन डायस्पोरा एंगेजमेंट मीटिंग हुई थी जिसे सुषमा स्वराज जी ने भी अटेंड किया था। कहां हुई थी? बहरीन के अंदर हुई थी। किस लिए काम बात की गई? जिससे इंडियन डायस्पोरा जो मिडिल ईस्ट में काम करता हुआ दिखता है, गल्फ कंट्रीज में काम करता हुआ दिखता है, उसका भला किस तरीके से किया जा सकता है। 2015 में
सुषमा स्वराज जी ने बोला कि जो वेलफेयर है इंडियन डायस्पोरा का, वो मोदी गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी है, जब उन्होंने ओमान में विजिट किया। साथ के साथ 2015 में ही सेम ईयर के अंदर इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड प्रोवाइड किया गया, जिससे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो बेसिकली आपको मिडिल ईस्ट में काम करते हुए दिखते हैं, उनकी मदद की जा सके। 2016 में सुषमा स्वराज जी ने हेड किया किसको? इंडिया अरब लीग मिनिस्ट्रियल मीटिंग को। 2016 के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें इंडिया और अरब लीग, जितने भी आपको अरब कंट्रीज दिखते हैं, उनकी मीटिंग हुई। उसको हेड किसने किया? सुषमा स्वराज जी ने किया, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डायस्पोरा इश्यूज के बारे में डिस्कशन किया गया, इंक्लूडिंग द इश्यूज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन मिडिल ईस्ट, इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स इन मिडिल ईस्ट। रिकमेंडेशन क्या है, किस तरीके से बेटर किया जा सकता है? भाई सबसे पहले तो इस कफाला सिस्टम को, इस मॉडर्न स्लेवरी को खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक आप किसी भी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक सकते। तो सबसे पहले कफाला सिस्टम को खत्म करना है। जो लीगल प्रोटेक्शंस उनके पास प्रोवाइड किए गए हैं, उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, उनको और ज्यादा बेटर करने की जरूरत है। जो जस्टिस उनको, जो न्याय उनको मिलना चाहिए, वो कैसे मिल सकता है? आप इंडिपेंडेंट लेबर कोर्ट्स बनाओ, जिससे इन डिस्प्यूट्स को, इन मैटर्स को इजीली और जल्दी, फास्ट तरीके से, फास्ट बेसिस पे, फास्ट ट्रैक तरीके से बेसिकली टैकल किया जा सके और उन्हें न्याय और उन्हें जस्टिस जल्दी दिलाया जा सके। जैसा हम बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और यहां तो जस्टिस डिलेड भी है और जस्टिस डिनाइड भी है। तो कहीं ना कहीं जस्टिस का जो एक्सेस है थ्रू लेबर कोर्ट्स, उन्हें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराना चाहिए। कतार ने रिसेंटली अपने कफाला सिस्टम को बेसिकली रिफॉर्म किया है। आज के डेट में कतर के अंदर एम्प्लॉयर की परमिशन के बिना, एम्प्लॉयर की कंसेंट के बिना आप माइग्रेंट वर्कर्स मूव कर सकता है, जॉब चेंज कर सकता है, जॉब छोड़ सकता है। तो कतार को एक एग्जांपल की तरह देखने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कफाला खत्म किया है, बाकी कंट्रीज को भी, बाकी जीसीसी कंट्रीज को भी आपको कफाला सिस्टम खत्म करने के लिए प्रेशराइज करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए किस तरीके से ये हमारे रिलेशन के लिए, इंडियन डायस्पोरा के लिए बुरा है। गल्फ कंट्रीज के अंदर आपको बाकी लेबर रिफॉर्म्स के लिए भी सपोर्ट करना चाहिए, जिससे वर्कर वेलफेयर पे ज्यादा फोकस हो सके और इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट ना किया जाए। आगे बढ़ते हैं। दीज वर द रिकमेंडेशंस। अब अगर देखा जा रहा है तो सबसे पहले पॉलिसी चेंजेस में क्या क्या जरूरत है, ये तो हमने डायरेक्टली देखा था कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, बट व्हाट पॉलिसी चेंजेस शुड बी एडवोकेट। ऐसे कौन कौन से पॉलिसी चेंजेस हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए? देखो, सबसे पहले देखने को मिल रहा है एडवोकेट फॉर सब्सटेंशियल पॉलिसी चेंजेस। कौन से? जो माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर जो पॉलिसी बनी हुई है उन कंट्रीज के अंदर, उन्हें चेंज करने की जरूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली सपोर्ट लीगल रिफॉर्म्स टू एनहांस प्रोटेक्शन ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। ये बायलैटरल गवर्नमेंट की बात चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, जिससे वो वहां एक ऐसे रिफॉर्म्स ला सकें जिससे लेबर का भला हो सके। ये कहीं ना कहीं वैसी ही बातें हैं जो इससे पहले हम वे फॉरवर्ड में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इन्हें हम एक 3 एंड पे होते हुए देखेंगे। 3 मेजर कंसर्न्स क्या हैं? सबसे पहले क्या है? पॉलिसी चेंजेस। दूसरा, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। तीसरा, वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स वहां जा रहे हैं उनकी राइट्स के बारे में उन्हें अवेयर तो करो। उन्हें पता तो होना चाहिए कि भाई ऐसा काम करना हमारे हक में नहीं है, हमें बेटर राइट्स मिलनी चाहिए, हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अगर वो अवेयर रहेंगे तो शायद उसके अगेंस्ट आवाज उठाना भी उनके लिए ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ज्यादा सक्षम हो पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है सरकार के लिए। जब भी कोई यहां से मूव करने की कोशिश करता है फॉर वर्क पर्पसेस, तो कहीं ना कहीं उसको आपको काउंसल करने की भी जरूरत है। तो हम इसी लेवल पर कंक्लूड कर पाएंगे कि भाई जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, हमारे भाई और बहन जो काम करते हुए दिखते हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनकी ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड किया जाए, उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए, उनके शोषण को रोका जाए, उनकी मजबूरी को उनकी मजदूरी ना बनाया जाए। कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि इंसान के लिए, हर इंसान को ह्यूमन डिग्निटी के साथ ट्रीट करना, हर इंसान को डिग्निफाइड जीवन जीना, ये उसका एक नेचुरल राइट है, एक इनएलिएनेबल राइट है, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। और ये बात समझने की जरूरत है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी, गल्फ कंट्रीज को भी, और भारत को भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि हमारा एक भी सिटीजन किसी भी तरीके से शोषित ना हो और उसकी हर राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। For such information, subscribe to our YouTube channel and keep watching us. Thank you so much, guys, and have a good day.